राम भरोसे स्पोर्ट्स कॉलेज की ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है कि इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज जहाँ 300 के करीब बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और कोच सिर्फ 8। हम स्पोर्ट्स कॉलेज में अच्छे खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन असलियत क्या है? 2 कोच, उनके सहारे 60 बच्चे एथलेटिक्स से 21 इवेंट कर रहे हैं। जिनके लिए वो स्पोर्ट्स कॉलेज है उन पर बात ही नहीं होती। इतने बच्चे कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की क्लासेस लगती हैं, सिर्फ 6 मास्टर हैं। किन्हीं कारणों से अगर बच्चा आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चमक पाया, उसके पास चने या मूंगफली का ठेला लगाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 1975 में जब स्पोर्ट्स कॉलेज खुला, तब स्थायी प्रिंसिपल होते थे श्याम सुंदर जी के समय से शुरू हुआ, और आखिरी स्थायी प्रिंसिपल थे निर्मल सिंह सैनी। यानी जब वो 2010 में रिटायर हुए तो स्पोर्ट्स कॉलेज में कोई भी स्थायी प्रिंसिपल नहीं रहा। जो अस्थायी आता है 2, 4, 10 महीना, साल, 2 साल के लिए वहाँ पे रहता है, और उसका सिर्फ एक मकसद आता था कि कहाँ से हम अपनी जेब भरें। साथियों, द धोनी शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं द धोनी शो के खेल सेगमेंट में एक नई खबर के साथ। आपको पता है कि हम इस समय लखनऊ का जो स्पोर्ट्स कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, उसकी खबरें और उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो आज ये तीसरी कड़ी है जिस पे हम बात करेंगे, और बात करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर लें, और जब भी आप हमारी बात सुनें और पूरा शो देखें, उसके बाद हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा आपको। और एक बात और कि इसके अलावा भी आपके आसपास जो खेल के मुद्दे हों, खेल की समस्याएं हों, दिक्कतें हों, ये हमें ज़रूर लिखें और हम अपनी अगली किस्त में इन्हें शामिल करने की पूरी कोशिश करें। तो चलते हैं स्पोर्ट्स कॉलेज पे और जानते हैं स्पोर्ट्स कॉलेज का। पहले में आपने देखा कि वहाँ खिलाड़ी किस हालात में रहते हैं, दूसरे में आपने वहाँ की सुविधाएं, वहाँ के बुनियादी ढांचे, इस पे बात देखी। आज हम चर्चा करेंगे ट्रेनिंग सिस्टम, क्योंकि जहाँ पे भी हम बात करते हैं खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की, उन्हें उस स्तर का खिलाड़ी बनाने के लिए, तो वहाँ उपकरणों और भोजन के अलावा एक अच्छी योजना होनी चाहिए और एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। आप साई का ले लें, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या NIS पटियाला में देख लें जहाँ नेशनल कैंप लगते हैं। इन सब जगह देखें तो एक कोचिंग का बड़ा मजबूत ढांचा है। उस ढांचे में क्या होता है? उस ढांचे में उनकी एक टीम होती है कि जो स्पोर्ट्स के जो इवेंट होते हैं उनके कोच होते हैं, और जो इवेंट होते हैं उनमें भी कोचिंग के कई पार्ट होते हैं, सब पार्ट होते हैं। मान लीजिए एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में हम 3 इवेंट लेके आए हैं, ट्रैक के अलग हैं, जंप के अलग हैं, थ्रो के अलग हैं। तो इन तीनों के कोच अलग होंगे। अब थ्रो का है, थ्रो में भी हैमर थ्रो है, जैवलिन थ्रो है, शॉर्ट पट है, डिस्कस थ्रो है। इन थ्रो के भी अलग अलग कोच होते हैं, यानी उसके भी 4 पार्ट हो गए, 4 कोच होंगे। जंप में आ गए हम, पोल वाल्ट हो गए, हाई जंप में है, ट्रिपल जंप है, लॉन्ग जंप है, इसके भी अलग अलग कोच होते हैं। रनिंग इवेंट में स्प्रिंट हो गई, 100, 200, 400 मीटर, इनका कोच अलग होगा। 100 मीटर का अलग होगा, मिडिल डिस्टेंस का अलग होगा, लॉन्ग डिस्टेंस का अलग होगा, स्टीपल चेस का अलग होगा, मैराथन का अलग होगा। तो कितना एक वो है। लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज में हम चलाते हैं ट्रेनिंग सिस्टम, और यहाँ हमारा चलता है एथलेटिक का हॉस्टल। एथलेटिक के बच्चे हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पूरा स्पोर्ट्स कॉलेज एथलेटिक का सिस्टम सिर्फ 2 कोचों की मदद से चलता है। सिर्फ 2 कोच। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 21 इवेंट की ट्रेनिंग सिर्फ 2 कोच देते हैं। है ना, हंसने वाली बात, सोचने वाली बात, लेकिन ऐसा ही है। जबकि हम दावा करते हैं कि हम स्पोर्ट्स कॉलेज में अच्छे खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, हम अत्याधुनिक, हमारे पास योजनाएं हैं, उस मॉडल पे काम करते हैं, उससे सिखाते हैं। लेकिन असलियत क्या है? 2 कोच, उनके सहारे 60 बच्चे एथलेटिक्स से 21 इवेंट कर रहे हैं। अब क्या है, काम चलाया जाता है वहाँ पर। क्या ट्रेनिंग चल रही, कहीं कुछ किसी को पता नहीं। क्या ट्रेनिंग का पैटर्न है, कहीं कुछ पता नहीं। ऐसे ही जब आप हॉकी में आए, हॉकी भी आजकल बहुत मॉडर्न हो गई है। हॉकी के भी कोच अलग होते हैं, फील्ड के अलग है, फील्ड में भी अलग अलग कोच होते हैं। फॉरवर्ड के अलग है, मिडफील्ड के अलग है, बैक के अलग है, गोलकीपर पे काम करने वाला कोच अलग होता है।
लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज में जहाँ पूरे राज्य भर के खिलाड़ी चुन के लाते हैं, उन्हें तैयार करने के लिए वहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ 2 कोच हैं। फिर हम चले आते बैडमिंटन में हमारे पास सिर्फ 1 ही कोच है। फुटबॉल में सिर्फ 1 ही कोच है। वॉलीबॉल में सिर्फ 1 ही कोच है। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज जहाँ 300 के करीब बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और कोच सिर्फ 8, और 8 कोचों में भी एक और सोचने वाली बात यह है कि 8 में कोई भी कोच परमानेंट नहीं है, सब एडॉक पे हैं। यानी उन्हें हम एक लमसम अमाउंट देते हैं और उनसे कहते हैं आइए ट्रेनिंग दीजिए और चले जाइए। और मानदेय कितना देते हैं? सिर्फ 25,000। आप अच्छे कोचों की बात करिए जहाँ 1.5 लाख 2 लाख इस तरह के उनको मेहनताना मिलता है, जिससे वो मन लगा के ट्रेनिंग करते हैं। और स्पोर्ट्स कॉलेज में सिर्फ 25,000 रुपये देते हैं। अगर हम जोड़ें तो 700-800 रुपये पर डे पड़ता है। जो टेक्निकल जो लेबर होती है उससे भी कम पैसा दिया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए इन हालात में वो कैसे ट्रेनिंग देंगे, नहीं दे सकते। और इसीलिए कोच भी अपने को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। वो एक काम चलाते कि गए और एक औपचारिकता में उन्होंने ट्रेनिंग दी और बच्चों को ट्रेनिंग दी और वापस चले आए। बाकी कुछ बहुत से ऐसे कोच हैं जो अपना साइड में दूसरा काम करते हैं क्योंकि घर का खर्च चलाना है। तो इन कोचों के आधार पे हम स्पोर्ट्स कॉलेज चला रहे हैं और दावा करते हैं कि हम यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकालेंगे। आज बिल्कुल कोचिंग सिस्टम बदल गया है। आप देखिए जाके, आप भारत में ही कई जगह है, जब बेंगलोर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, या साई का ही देख लीजिए, बिल्कुल ट्रेनिंग सिस्टम अलग है उनका। हर एक में अच्छे कोच हैं और हर गेम में टेक्निकल कोच के अलावा फिटनेस का कोच अलग है, फिजियोथेरेपिस्ट अलग है, मसाजर उनके अलग हैं। लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज में ना मसाजर है ना फिटनेस ट्रेनर, वही जो कोच है वही मसाजर है, वही सब कुछ करेगा, बाकी और कुछ नहीं। यानी राम भरोसे स्पोर्ट्स कॉलेज की ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है, राम भरोसे। ना कोई देखने वाला है, ना सोचने वाला है, ना कोई कितनी खेलों में नई रिसर्च आती है, कितना नए इक्विपमेंट आते हैं। लेकिन आप कहीं भी सोच सकते हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। बस बच्चे आए, उठे, ट्रेनिंग करे और वापस चले आए। ये वहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम है। और दूसरी बात, क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज है जहाँ पढ़ाई की भी सुविधा है, वहाँ बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। खेल में भविष्य के अलावा उन्हें पढ़ाकर तैयार किया जाता है कि वो पढ़ लिख जाएँ, जहाँ पे खेल के साथ अगर उनकी पढ़ाई अच्छी होगी तो उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। तो और वहाँ का जो एकेडमी यानी जो अध्ययन या जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। वहाँ कोई पढ़ाई की सुविधा नहीं। इतने बच्चे कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की क्लासेज लगती हैं, सिर्फ 6 मास्टर हैं, इतनी क्लासें, कोई भी सब एक टीचर 6-6 7-7 सब्जेक्ट पढ़ाता है। और उनका स्तर क्या है? कुछ नहीं। जिनमें से 5 तो परमानेंट है, एक अडॉक पे ही है, लेकिन कहीं कोई पढ़ाई का कोई सिस्टम वहाँ पे नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चा अगर खिलाड़ी नहीं बन पाया तो वो पढ़ाई में भी जीरो रहेगा, वो पढ़ाई में भी अपना करियर नहीं बना सकता। किन्हीं कारणों से अगर बच्चा आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चमक पाया तो उसके पास सिर्फ चने या मूंगफली का ठेला लगाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर घर का मजबूत हुआ, उसके माता पिता सक्षम हैं, तो उन्होंने उसे काम धंधे में लगा दिया, खेती बाड़ी में लगा दिया, लेकिन कहीं वो नौकरी नहीं कर सकता। तो हम स्पोर्ट्स कॉलेज में कर क्या रहे हैं? ना हम बच्चों को ठीक से ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, ना ही हम उन्हें पढ़ा पा रहे हैं। ऐसा है सिस्टम स्पोर्ट्स कॉलेज का। और हम दावा करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकालेंगे। ये सोचने पे हमें मजबूर करता है और सीधे सवाल भी करता है कि अगर ऐसा ही सिस्टम आपको बनाना है तो उससे बेहतर होगा कि इन संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए जहाँ पे बच्चों को ना सिखाने के लिए है ना पढ़ाने के लिए कुछ है। स्पोर्ट्स कॉलेज की हालत क्या है, इस पर जब बात की गई, इस पर सोच विचार किया गया, तो एक चीज़ सामने जो उभर कर आई वो है कि स्पोर्ट्स कॉलेज में कोई भी स्थायी प्रिंसिपल का ना होना। 1975 में जब स्पोर्ट्स कॉलेज खुला तब स्थायी प्रिंसिपल होते थे, श्याम सुंदर जी के समय से शुरू हुआ, और आखिरी स्थायी प्रिंसिपल थे निर्मल सिंह सैनी। यानी जब वो 2010 में रिटायर हुए तो स्पोर्ट्स कॉलेज में कोई भी स्थायी प्रिंसिपल नहीं रहा। उसके बाद अभी तक स्पोर्ट्स कॉलेज में करीब 10 प्रिंसिपल हुए हैं। तो जो 2010 के बाद जो 10 प्रिंसिपल हुए वो सारे अस्थायी थे। अस्थायी का मतलब ये था कि कभी ललित वर्मा जी शासन से सचिव हुआ करते थे, वो बन गए। उसके बाद खेल विभाग में जो विभिन्न पदों में लखनऊ में RSO रहते हैं यानी रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर, उन्हें अतिरिक्त कार्यभार वहाँ का दे दिया जाता था, तो वो प्रिंसिपल बन के रहते थे। अब जो भी प्रिंसिपल वहाँ पे रहा, जो भी आप वहाँ का स्तर आप
देख लें, इतिहास देख लें, हर प्रिंसिपल के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज एक चारागाह बना। चारागाह का मतलब जिसने जितना पाया उसने उसे आर्थिक तौर पे धुआ। यहाँ तक आपको आश्चर्य होगा कि एक प्रधानाचार्य उसमें ऐसे आए जिन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज ही पैलर चला दिया, यानी कि जितनी सीटें स्पोर्ट्स कॉलेज में थी उतने ही उन्होंने फर्जी भर के वहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉलेज अपना शुरू कर दिया। उसकी जांच हुई, अच्छा खासा एक अमाउंट पड़ा, जिनकी रिकवरी अभी भी चल रही है, ये स्पोर्ट्स कॉलेज। उसके बाद एक प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने लाखों रुपए का हेर फेरिया, खेल निदेशक हैं, उन्होंने उसकी जांच की, रिपोर्ट की। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक उन्होंने अच्छा खासा एक उसको भ्रष्टाचार का गढ़ बना रखा था जहाँ से सिर्फ कमाई। तो उसके पीछे यही कि जो अस्थाई आता है 2, 4, 10 महीना, साल, 2 साल के लिए वहाँ पे रहता है और उसका सिर्फ एक मकसद आता था कि कहाँ से हम अपनी जेब भरें। किसी का भी दिमाग इस ओर नहीं जाता है कि हम स्पोर्ट्स कॉलेज की बेहतरी के लिए काम करें, वहाँ के खिलाड़ियों को बेहतर बनाएं, खिलाड़ियों को अच्छा बनाएं, उन्हें अच्छी सुविधाएं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं आया। और यही कारण है कि स्पोर्ट्स कॉलेज की जितनी भी समीक्षा बैठकें होती उनमें निर्माण का काम हो जाएगा, खरीद फरोख्त की बात हो जाएगी, हर चीज़ की बात हो जाएगी, लेकिन कभी इस विषय पे बात नहीं होती कि खिलाड़ी कैसे आगे निकले, क्या हम ट्रेनिंग सिस्टम में बदलाव हैं, क्या उनकी हम खुराक में बदलाव। कभी इस दिशा पे कोई बात नहीं होती कि जिनके भरोसे, जिनके लिए वो स्पोर्ट्स कॉलेज है, उन पर बात ही नहीं होती। बाकी हम कहाँ से कमा खा सकें ये बात। अभी हमारे कुछ दिन पहले विजय सिंह चौहान आए थे स्पोर्ट्स कॉलेज के, वो भी प्रिंसिपल रहे हैं। उन्होंने एक बताया कि एक ठेकेदार जो प्रिंसिपल या शासन में किसी सचिव का जानकार था, वो कोई मशीनें सप्लाई करता तो उससे 27-28 लाख रुपए की रोटी बनाने की मशीन ही ले ली, तो चल नहीं रही, लेकिन तो इस तरह का है। अभी देखिए कि जो भी वहाँ पे जो कैंपस है, जो परिसर है, वहाँ पे वहाँ का जो भी प्रिंसिपल हो उसका रहना अनिवार्य है। अगर वो नहीं रहेगा तो आवासीय परिसर या आवासीय विद्यालय या आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज कैसे सफल होगा। वहाँ जो बढ़िया सा एक प्रिंसिपल के लिए घर बना हुआ है, अच्छा खासा घर बना हुआ है, लेकिन वो खंडहर में तब्दील हुआ जा रहा है, क्योंकि वहाँ कोई रहने वाला नहीं, ना कोई देखने वाला नहीं। तो जब तक वहाँ पे कोई एक स्थायी प्रिंसिपल नहीं होगा, तब तक स्पोर्ट्स कॉलेज के सुधार की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, ना सोचा जा सकता है। तो ये थी स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की कहानी, यानी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की कहानी। आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा हमें, अपने विचार भी हमें दीजिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे किसी एक नए विषय पर, फिर आपसे ऐसे ही बातचीत करेंगे और खेलों और खेल के स्टेडियमों की दुर्दशा पे बात करेंगे। हमारा मकसद किसी की बुराई करना या किसी में नुस्ख निकालना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ है कि हम आपको सच्चाई दिखा सकें। जो सरकार की नाक के नीचे जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसी हैं, क्या हो रहा है, उनके साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारा सिर्फ मकसद ये है। हम यही चीज़ें आपको धीरे धीरे एक एक किस्तों, जो खेल के पीछे की चीज़ें हैं, वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ ना कुछ नया आपको दिखाते रहें। आप एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।